नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी बाय अंकित में। जैसा कि आप सबको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज आ चुकी हैं। इसका फॉर्म कैसे फिलअप करना है ताकि आप कोई गलती ना कर सकें, इसके लिए मैं आज स्टेप बाय स्टेप वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और से मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा, सिर्फ स्क्रीनशॉट्स नहीं लगाऊंगा, लाइव फॉर्म फिलअप करेंगे। वहाँ पे कैसे फॉर्म फिलअप किया जाता है, क्या क्या गलतियाँ होती हैं जिसे हमें अवॉइड करना है, कौन सी गलतियों को हम अवॉइड करें और किस चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाला हूँ। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि जो वाइट बैकग्राउंड में फोटोग्राफ हमें अपलोड करना है, वाइट बैकग्राउंड में अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है ना, अगर आपके पास मोबाइल है तो वो फोटो कैसे क्रिएट करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा एंड तक और देखते रहिएगा, और कोई भी चीज़ें मिस मत करना, नहीं तो क्या होगा कि क्या चीज़ें हमें छोड़नी है और क्या चीज़ें पर हमें टिक करना है, वो आप अगर मिस करते हैं तो फॉर्म फिलअप करने में गलती हो सकती है और फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो देखते रहिएगा और अगर अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनकी भी हेल्प कीजिएगा। तो जैसा कि सबको पता है, फॉर्म 13 तारीख को आ चुका था, 13 सितंबर को, और 14 तारीख से स्टार्ट भी हो गया है फॉर्म फिलअप करना। 13 अक्टूबर यानी 13 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरा जाएगा। और यहाँ पर हमें मॉडिफाई करने के लिए, यानी अगर आप कुछ गलती करते हैं जो कि मेरा वीडियो देखने के बाद नहीं ही होंगी, फिर भी अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो 16 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक आपको करेक्ट करने की विंडो मिले। ठीक है, ये चीज़ हमें ना यूज़ करनी पड़े ऐसा हम ध्यान रखेंगे और उसी हिसाब से फॉर्म फिल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, फॉर्म कैसे फिलअप करना है और आपको उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, वो भी मैं आपको बीच बीच में बताता चलूंगा, ताकि एक बार आप वीडियो देख लें, वो सारे आप अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लें, एक जगह रख लें और उसके बाद फॉर्म फिलअप करने की शुरुआत करें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है। मुझे लगता है कि सबको पता ही होगा गूगल कैसे ओपन किया जाता है। गूगल ओपन करेंगे और उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर जो एड्रेस बार होता है, ऊपर जहाँ पे एड्रेस लिखा जाता है, वहाँ पर जाकर हम टाइप करेंगे RRB अप्लाई .gov.in। ठीक है, बराबर आप देख लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। हो सकता है आपको ज़्यादा समय लगे, वो इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। ये जैसे ही विंडो ओपन होगी, यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई देगा अप्लाई का। ठीक है, अब जैसे देखिए मैं माउस यहाँ पर लेकर जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं। ये देखिए, क्रिएट अकाउंट वाले और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या है ना, क्रिएट अकाउंट क्या है कि जो इस वर्ष फॉर्म आए हुए हैं रेलवे के, जैसे कि एएलपी का आया हुआ था, फिर टेक्नीशियन का आया था, आरपीएफ का आया था, पैरामेडिकल का आया था, और भी बहुत सारे जो फॉर्म्स आए थे, उसमें जिन्होंने अप्लाई किया होगा उन्होंने ऑलरेडी अपना एक अकाउंट बना के रखा होगा। तो उन्हें क्या करना है, सिर्फ ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करना है। और जो लोग नया अकाउंट बनाना चाहते हैं, यानी पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं इस वर्ष, उन्हें क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना होगा। ठीक है, अप्लाई, यहाँ पर हम समझ लीजिए कि नया अकाउंट बना रहे हैं, उस हिसाब से हम फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो क्रिएट एन अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे और ऐसी एक विंडो ओपन हो जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट, यानी टेक्नीशियन, सब इंस्पेक्टर, एसआई के लिए, कांस्टेबल के लिए और जूनियर इंजीनियर्स के लिए जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया था, उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है, उन्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। उन्हें डायरेक्टली लॉग इन करना होगा उनका यूजर आईडी और पासवर्ड यूज करके। ठीक है, यहाँ पर ओके कर देना है आपको। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो यहाँ पर देखिए लॉग इन हियर लिखा हुआ है ना, ये देखिए ये लॉग इन हियर है, यहाँ पर इसे आपको क्लिक करना है और आप अगर ऑलरेडी अकाउंट बना चुके हैं तो वहां से जाकर अपना लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप नए यूजर हैं या फिर नया लॉगिन करने वाले हैं, नया रजिस्टर करने वाले हैं, तो आगे की प्रोसेस आप देखिए कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर पहला है नेशनैलिटी का, ऑब्वियसली इंडियन है, भर रहे हैं। और भी लोगों को देखिए अलाउड होगा वहाँ पर, बस बट आप जो भी नेशनैलिटी है वो भर सकते हैं, मोस्टली इंडिया ही आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर अब देखिए हमें क्या करना है, फुल नेम एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या मार्कशीट में, यानी देखिए एक 10th की मार्कशीट आती है और एक पासिंग सर्टिफिकेट आता है, तो उसमें आपका जैसा नाम होगा वैसा ही हमें यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, सेम चीज़ आप यहाँ पर लिखेंगे और उसी को कंफर्म करने के लिए ये जो रीटाइप बोला गया है यहाँ पर लिखेंगे। तो पहले हम नाम लिख लेते हैं जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में बताया गया होगा। जैसे ही आप दोनों जगह पर सेम सेम नाम डालेंगे ना, इस तरफ देख रहे हैं ये, यहाँ पर आपको एक टिक आ जाएगा। यहाँ पर देखिए
ये आप देख रहे हैं, ये टिक आने का मतलब ये है कि इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में और इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में आपने सेम नाम लिखा हुआ है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो फॉर्म फिलअप करना है ये आप खुद से कीजिए, साइबर कैफे से प्लीज़ मत करवाइए, क्योंकि वहाँ पर आप जाएंगे वो लोग मिस्टेक कर सकते हैं, जल्दी जल्दी नाम भरेंगे, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए, तो फिर वो आपके लिए ही नुकसानदायक होगा। आप जाइए साइबर कैफे में, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मोबाइल में स्कैन करके लेके जाइए, अपने आप को ईमेल कर लीजिए मोबाइल से अपने ही ईमेल आईडी पे। तो क्या होगा, वो जब आप वहाँ पर लॉगिन करेंगे साइबर कैफे में, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप डाउनलोड करके अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी यहाँ पर। और एक बात और, जब आप इस कॉलम में सारी चीज़ें लिख रहे हैं, तो जब इस कॉलम में लिखें तो यहाँ से कॉपी करके ना लिखें, क्योंकि यहाँ से कॉपी करके जब आप लिखेंगे तो सेम चीज़ अगर यहाँ पे मिस्टेक हुई होगी तो वो यहाँ पे भी हो जाएगी और ये ऑटोमेटिकली टिक आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे भरें तो बिना देखे हुए अपने नाम की स्पेलिंग तो ऑब्वियसली सबको पता ही होगी, सेम चीज़ यहाँ पर भी बिना देखे भरें। तो अगर दोनों में सेम आ जा रहा है, यहाँ पे अगर ग्रीन टिक आ जा रहा है, तो समझ लीजिए कि आपने दोनों जगहों पे सेम चीज़ भरी हुई है। ठीक है, अब आगे ही ऐसे हम सारी चीज़ें भर लेते हैं। और यहाँ पर एक बारी देखिए ये पूछा गया है कि क्या आपने आपका नाम चेंज किया हुआ है। अब यहाँ पर मोस्टली तो नो ही होगा, बहुत लोग क्या होते हैं नाम शादी के बाद चेंज हो जाता है, तो उन्होंने अगर सर्टिफिकेट बनवा लिया है नाम चेंज का तो वही लोग करें, नहीं तो आपके सर्टिफिकेट्स में जैसा नाम है आपको वही नाम डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नो क्लिक कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से क्लिक कर सकते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ भी आपका कैसा होना चाहिए, जो 10th के सर्टिफिकेट में या मार्कशीट में होगा। ठीक है, कोई दूसरा डेट ऑफ बर्थ नहीं डालना है। अब देखिए यहाँ पर भी ग्रीन टिक आ चुका है। ठीक है, तो ग्रीन टिक आ चुका है, यानी मैंने दोनों भी कॉलम में सेम चीज़ें डाली हैं। वही आप अपना जेंडर, जेंडर में तो मिस्टेक नहीं ही करना भाई, गलती से भी नहीं। फादर्स नेम आपको डाल लेना है, सेम यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि जैसा 10th की मार्कशीट में होता है। सेम मदर्स नेम भी 10th के मार्कशीट के हिसाब से। अब ये जो हमारी बेसिक डिटेल्स है वो थोड़ी फुल फिलअप हो चुकी हैं। आगे देखिए यहाँ पर कुछ पूछा गया है कि आधार वेरिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर हमें आधार नंबर अपना डालना है और आधार नंबर डालने के बाद हमें उसे वेरीफाई करना है। वो भी फटाफट चलिए कर लेते हैं। जैसे ही देखिए आप क्या करेंगे ना कि आधार नंबर अपना डालेंगे और उस पर वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स फिलअप होकर आ जाएगी। आपका फुल नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी जेंडर यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो चीज़ें लेफ्ट साइड में लिखी हुई हैं, यानी कि जो चीज़ें इस तरफ हैं, यहाँ पर जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं वो इस तरफ आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगी। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेम, सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि आई होल्डर ऑफ आधार नंबर हियर बाय वॉलंटरली गिव माई कंसेंट टू आरआरबी। मतलब आपका कंसेंट मांग रहे हैं कि आधार कार्ड नंबर यूज़ करने के लिए मैं आरआरबी को अलाउ करता हूँ, तो इसे आप टिक कर दें। आपको टिक कर देना है, यहाँ पर वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि जैसे ही वेरीफाई किया वहाँ पे वेरीफाई डिटेल्स मैच नहीं हुई है। तो नाम में क्या होता है, कहीं कहीं पर पहले सरनेम लिखा जाता है, फिर नाम और फिर फादर्स नेम आता है। लेकिन आधार कार्ड में क्या होता है, पहले आपका नाम आता है, फिर फादर का नाम आता है और फिर आपका सरनेम आता है। तो उस हिसाब से हमें वो चीज़ें करनी होगी। अगर मैं ऊपर टिक करके वेरीफाई करूँ तो देखिए आपके सामने वो वेरीफाई डिटेल्स मैच नहीं हुई थी। वो क्यों नहीं हुई थी, क्योंकि जैसे मैट्रिकुलेशन में नाम होता है, कहीं कहीं पे सरनेम पहले आ जाता है ना, बट आधार कार्ड में ऐसा नहीं होता है। आधार कार्ड में पहले नाम, फिर फादर्स नेम और फिर सरनेम होता है। उस हिसाब से हमें ये चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। इसे अनटिक कर दीजिए, जो जो हमने टिक किया था उसे अनटिक करके फिर मैन्युअली हमें फिलअप करना होगा। ओके, अब देखिए वेरीफाई किया और योर आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली आ गया। ठीक है, तो हमें क्या चीज़ की नोटिस देना है कि कहीं कहीं पर क्या होता है, सर्टिफिकेट जो होते हैं 10th के या मैट्रिकुलेशन जिसे कहा जाता है, वहाँ पर नाम अलग फॉर्मेट में होता है, यानी सरनेम, फिर नेम, फिर फादर्स नेम। लेकिन वहीं आधार कार्ड में क्या होता है, नेम, फादर्स नेम और सरनेम होता है। इसकी वजह से आपने अभी देखा कि आधार वेरिफिकेशन फेल हो गया था। ठीक है, ये चीज़ें आप यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ें और हम यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालना है। अब ये देखिए ये दोनों इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि जो ईमेल एड्रेस डालेंगे वो हमेशा आपके पास होना चाहिए, यानी हमेशा आपके पास उसका एक्सेस होना चाहिए। कुछ भी कम्युनिकेशन अगर आरआरबी करेगी तो वो हमें इसी ईमेल एड्रेस के माध्यम से करने वाली है। ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा यहाँ पर कि आपने एक ईमेल एड्रेस बना लिया है और फिर वो भूल गए या उसका पासवर्ड भूल गए, तो नहीं, जो ईमेल एड्रेस है यहाँ पर वो हमेशा के लिए हमारा परमानेंट होना चाहिए।
यानी परमानेंट से मेरा मतलब है कि उसका पासवर्ड और यूज़र नेम हमें याद होना चाहिए, और सिमिलरली मोबाइल नंबर भी होता है। मोबाइल नंबर लोग दो दो रखते हैं, एक पे रिचार्ज कराते हैं, दूसरे पे नहीं, तो क्या होता है कि फिर उस पर मैसेजेस आना, ओटीपीज आना बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा मोबाइल नंबर डालिए जो हमेशा चालू रहे। ओके, चलिए ये भी हम फटाफट इसे वेरीफाई कर लेते हैं। आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जब ओटीपी आता है आपके पास, फटाफट आपको ईमेल ओपन करके रखना है, वहाँ से ओटीपी लेकर फिलअप कर देना है, और फिर मोबाइल नंबर अपडेट कर देते हैं। यहाँ पर हमने अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर डाल दिया है, उनके रिस्पेक्टेड ओटीपीज़ भी यहाँ पर हमने डाल दिए हैं। अब देखिए क्या होगा ना, कि जो आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर है, ये हमेशा के लिए यही रहने वाला है। इसे आप चाह के भी चेंज नहीं कर सकते। वो जो 10 दिनों की जो विंडो ओपन होगी ना, उसमें भी आपका ये तो नहीं चेंज होगा, ये हमेशा वही रहने वाला है। तो मोबाइल और ईमेल, ये आपका चेंज नहीं होगा, जो है वो परमानेंट यही रहने वाला है। कुछ अंदर के जो डिटेल्स होंगे आपके, पर्सनल डिटेल्स वगैरह एडिट हो सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें चाह के भी चेंज नहीं होंगी। तो आप ऐसा सोचिए कि अरे मैंने मोबाइल नंबर गलत डाल दिया है या ईमेल रॉन्ग डाल दिया है, इसे तो मैं जब विंडो ओपन होगी तो उसमें चेंज करवा लूँगा, लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ें। अब यहाँ पर हमें अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। मुझे लगता है यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया है कैसे फिल करना है। अब पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड में देखिए यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन आपको बताए गए हैं। लिखा हुआ है कि पासवर्ड शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ना, पासवर्ड हमें, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का नाम, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यही पासवर्ड रखना है ये ज़रूरी नहीं है आपको। जैसे किसी का नाम है फॉर एग्जांपल सुरेश, तो सुरेश @2024, कुछ नंबर डालना है यहाँ पर, अपना बर्थ डेट वगैरह डाल दीजिएगा, जैसे सुरेश सुरेश 1995 @2024। ये आपके ऊपर है, मैं वैसे बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसमें देखिए स्पेशल कैरेक्टर @ आ गया है, कोई डॉलर यूज़ कर ले, कोई हैश यूज़ कर ले, कोई कुछ भी यूज़ कर ले, बस कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, एस कैपिटल हो गया, ये स्मॉल लेटर्स हो गए, ये नंबर्स हो गए, ये हो गया आपका स्पेशल कैरेक्टर। तो इस तरीके से आपको पासवर्ड हम यहाँ पर लिखना है, और ये हमेशा याद करके रखिएगा। चाहिए तो कहीं लिख के भी आप इसे रख सकते हैं। ओके, हम अब चलिए पासवर्ड भी जनरेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या प्रोसीजर है। यहाँ पर मैंने पासवर्ड करेक्ट किया और यहाँ पर ग्रीन टिक आ गया है। अब आखिर में हम कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद देखिए ग्रीन टिक हो गया। अब इसे प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट करना है। प्रीव्यू में हम देखेंगे कि हमने जो जो डिटेल्स भरी हैं वो सारी सही है या नहीं। एक बार आप जरूर इसे चेक कर लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करना है हमें। बर्थ डेट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तो इमीडिएटली वेरीफाई हो जाता है, इसीलिए उसे चेंज करने नहीं दिया जाता है, क्योंकि उस पर ओटीपी आ जाता है। अगर आपको ओटीपी मिला तो समझ लीजिए कि आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर करेक्ट है। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आ रहा है, मतलब आपने ये दोनों चीज़ें रॉन्ग डाली है। ठीक है, आधार कार्ड के हिसाब से आपका नाम क्या है, उस वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ क्या है। डेट ऑफ बर्थ देखिए सेम होगी, नाम आगे पीछे इसलिए हो सकता है कि मेट्रिकुलेशन में फॉर्मेट अलग हो सकता है और आधार कार्ड में अलग हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, चेक करना है कि जी मैंने चेक किया, सारी चीज़ें सही हैं। कुछ अगर गलत है तो यहाँ पर देखिए एडिट का ऑप्शन है, उसमें जा सकते हैं, फिर से आप एडिट कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट कर देना है। देखिए यहाँ पर पूछा है कि डिटेल्स फिल्ड इन ऑन द क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर कैन नॉट बी मॉडिफाइड। अब देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी आपने भरी है, ये मॉडिफाई नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये यहीं पर पूछ ले रहा है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो प्रोसीड पे क्लिक कीजिए, नहीं तो आप क्रॉस पे कट करके फिर से एडिट कर सकते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपका अकाउंट क्रिएट करने के लिए है कि हाँ मैं एक कैंडिडेट हूँ, मैं आगे फॉर्म भरना चाहता हूँ, मेरा ईमेल आईडी और पासवर्ड या फिर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट कीजिए ताकि मैं आगे के लिए प्रोसीड कर सकूँ। ठीक है, अगर आपकी सारी डिटेल्स सही हैं तो प्रोसीड पे क्लिक कीजिए और आप आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड देखिए क्या बताया जाएगा। अब यहाँ पर जो यूज़र नेम और पासवर्ड होगा वो आपका मोबाइल नंबर होगा, वो यूनिक ही होता है, या फिर ईमेल एड्रेस होगा जो कि यूनिक होता है। और यहाँ पर जो पासवर्ड होगा जो अभी आपने जनरेट किया था, ठीक है, वो पासवर्ड डाल के हमें लॉगिन करना है। हम लॉगिन करके अब क्या करेंगे,
आगे की प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालकर लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर, कैप्चा डालकर इसे लिख लिया है। अब मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखिए ऐसी विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस हमें केयरफुली फिलअप करने हैं। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि आप सारी नोटिस, आपको जो नोटिस पीडीएफ आया है उसे अच्छे से पढ़ लिया है, कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन 13 लैंग्वेजेस में होता है और इन सारी लैंग्वेजेस का नाम दिया गया है और भी बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, तो जब हमें अब हमें फॉर्म भरना शुरुआत करनी है, तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। तो ये जो पहला चीज़ आ रही है यहाँ पर, ये देखिए ये वाली नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, इसे एनटीपीसी कहा जाता है, जिसकी क्लोजिंग डेट देखिए 13/10/2024 दी है, क्योंकि नीचे और भी फॉर्म्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो हमें बस इसी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये नोटिस कीजिए, अगर आपको आरआरबी ने कभी डिबार किया है, यानी आपको बैन कर दिया गया है एग्जाम देने से, तो आपको यहाँ पर टिक नहीं करना है। और अगर आई एम नॉट करेंटली डिबार्ड फ्रॉम एनी ईयर, मतलब आपको नहीं किया गया है ना, तो आपको यहाँ पर टिक करना है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर टिक मतलब करना ही है। डिबार तो नहीं किया गया है ना, तो यहाँ पर टिक कीजिए। अगर आप नहीं टिक करते हैं तो ये समझा जाएगा कि आपको कभी बैन किया गया था इस एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए इसे भी हम अच्छे से भर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा है कि सिलेक्ट द आरआरबी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आपका एक खुद का डिसीजन होना चाहिए कि आपको किस आरआरबी से फॉर्म भरना है। खुद से डिसाइड कर सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, कोई एक्सपर्ट हो तो उससे भी पूछ के, या खुद अगर आपको कहीं भी जॉब करना है या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सिर्फ जॉब चाहिए और जहाँ वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ भरना है, तो आप उसके हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको चाहिए वो आरआरबी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम टिक कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर लिख के रहा है कि जो आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम डेटा भरा था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अब पॉपुलेट हो जाएंगी, यहाँ पर आपको दिखने लगेंगी। तो आपका जो नेशनैलिटी है, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है मार्कशीट के अनुसार, आपका जो नाम आपने फिलअप किया था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भरने के लिए हमें बोली जाएंगी, जैसे मैरिटल स्टेटस है तो वो हम भरेंगे, मैरिड या अनमैरिड, रिलीजन, मदर टंग क्या है आपकी वो भरना है। फिर उसके बाद यहाँ पे कौन से लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना है आपको। अब इंग्लिश तो एक कॉमन रहेगी ही, उसके अलावा भी यहाँ पर पूछा गया है। इन्फॉर्मेशन है कि आपका कोई मार्क है कहीं लगा हुआ है, या कोई ऐसी चिन्ह बोल सकते हैं आपके फेस पर या कहीं और पर है, जिसे आपको यहाँ पर लिखना है, ताकि जो दिखाई देता हो। ऐसा नहीं कि आप बोले कि अरे मेरे तो पीठ पे मार्क है तो कपड़ा हटाइए देखिए, ठीक है, वहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन जो एकदम डायरेक्टली दिखता हो, किसी के फेस पे किसी का आईब्रोज कट जाते हैं या कुछ लगा हुआ होता है, तो वो आज आप सारी चीज़ें लिख सकते हैं यहाँ पर। तो जो चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। अब दूसरा के लिए कंपलसरी नहीं है, क्योंकि देखिए इस पर स्टार मार्क किया हुआ है यहाँ पर, तो जो जो चीज़ों पे स्टार मार्क किया है वो कंपलसरी है। यहाँ पर ये कंपलसरी नहीं है, तो नहीं भरेंगे तो भी चल जाएगा। अब यहाँ पर कम्युनिटी के बारे में पूछा गया है, तो जो भी आपकी कम्युनिटी है, रिजर्व है, अनरिजर्व है, एससी एसटी जो भी है, आप सभी को वो चीज़ें फिलअप कर देनी है। आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है करंट ईयर का, तो आप जनरल में ही कंसिडर किए जाएंगे, नहीं है तो अभी भी बनवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें करके आपको देख लेना है कि इसमें डॉक्यूमेंट्स के लिए, यानी जो सर्टिफिकेट होगा आपका, कास्ट सर्टिफिकेट जो बनता है, उसमें क्या डेट दी हुई है, कब तक चलेगा, और इसमें भी देख लेना है कि कब से कब तक के लिए मांगा गया है। तो उस हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है, और नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप अनरिजर्व में ही कंसिडर किए जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस भर लेना है। अब देखिए यहाँ पर भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपका परमानेंट एड्रेस है, ये ऐसा एड्रेस रखिए कि जहाँ पर आप रहते ही हैं, यानी यहाँ पे अगर रेलवे कुछ आपसे कम्युनिकेशन करना चाहे, कोई पोस्ट भेज रहा है इंडियन पोस्ट के जरिए, तो वो आपको यहाँ पे मिले। ऐसा ना हो कि आप कहीं पर रहकर तैयारी कर रहे हैं और वहाँ का एड्रेस दे देते हैं, तो आप हो सकता है 6 महीने बाद या साल भर बाद वहाँ से हट जाएं। तो उसके आने के, अभी ये रेलवे का प्रोसेस है, हो सकता है टाइम लगे, 6 से 6 महीने लग सकता है या साल भर भी लग सकता है। तो उसके बाद जब रेलवे आपसे कांटेक्ट करे तो आप पता चला वहाँ पर है ही नहीं, आपका ज्वाइनिंग लेटर है या कुछ और है, तो वो कहीं खो जा रहा है। इसलिए ऐसा एड्रेस दीजिए जो वहाँ पर परमानेंट कोई ना कोई आपका रहता ही हो। मोस्टली तो गाँव में जो लोग जहाँ रहते हैं उसी का एड्रेस दे जाएँ यहाँ पर उचित होता है। अब यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस में आप कुछ भी दे सकते हैं, यानी आप जहाँ पर अभी रह रहे हैं वो दे सकते हैं, लेकिन परमानेंट एड्रेस आपको एकदम सही देना है, जहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन हो रेलवे का वो आप तक पहुँच सके। चलिए इसे भी फटाफट फिलअप कर लेते हैं और उसके बाद आगे के प्रोसीजर देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए
हमने एड्रेस पूरा फिलअप कर लिया है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम नहीं है तो आप अलग अलग फिल कर सकते हैं, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर जस्ट आपको परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है और एक टिक कर देना है यहाँ पर। तो क्या होगा कि जो परमानेंट एड्रेस है वो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा प्रेजेंट एड्रेस से। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने फिल कर ली है। एक बार हमें इसे चेक कर लेना है कि जो हमने फिलअप किया है वो सही है या कुछ मिस्टेक तो हमने नहीं की है। कैटेगरी जो हमने सिलेक्ट की है कम्युनिटी वो सही होनी चाहिए, आपका एड्रेस सही होना चाहिए, आपका मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, मदर टंग और कौन से लैंग्वेज में पेपर चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें चेक कर लेनी है। सब अगर करेक्ट लगे हमें तो एक बार ही सेव पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए एक मैसेज पॉपअप हो गया कि पर्सनल डिटेल्स आर सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद नेक्स्ट करके हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए हमने पर्सनल डिटेल सारी भर ली थी, यहाँ पर अदर्स डिटेल पूछी जाएंगी। तो उनमें देखिए पहला क्या है, एक्स सर्विसमैन की डिटेल है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। आप अगर पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकली बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले पर्सन है तो यहाँ पर आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। यहाँ पर आपको स्क्राइब भी अगर चाहिए तो उसके लिए आपको सिलेक्ट करना है, अगर नहीं तो नो करना है। अब इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के हैं अगर तो उसकी डिटेल्स या उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर यस तो यस करना है और नहीं है तो नो करना है। उसके लिए आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि पूछा गया है अगर आप पहले से ही रेलवेज में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर यस सिलेक्ट करिए, और अगर नहीं है तो नो सिलेक्ट करके हमें आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स एक्सक्लूडिंग रेलवे एम्प्लॉय, यानी अगर क्या प्राइवेट वगैरह एम्प्लॉयमेंट में है क्या। यहाँ पर देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, इसमें से अगर तो कुछ भी नहीं है, प्राइवेट में भी है तो नॉट एप्लीकेबल ही करना पड़ेगा। अगर इनमें से किसी और जगह पर है तो आपको या हमें टिक करना पड़ेगा इन तीनों में से, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल करना है। आगे की ओर बढ़े, यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हमें अपने अकाउंट डिटेल्स देने हैं यहाँ पर। तो क्या होगा, जो 500 की फीस है उसमें से 400 रुपीज़ रिटर्न आएंगे जब हम टीयर 1 यानी CBT 1 के लिए जब एग्ज़ाम देने जाएंगे। उसके बाद हमें 400 रुपये रिफंड होंगे जनरल वालों के लिए, और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उसके 250 रुपीज़ रिटर्न होंगे। तो यहाँ पर हमें अपना अकाउंट नंबर देना है। यहाँ पर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप खुद से फॉर्म भरिए, क्योंकि जो साइबर कैफ़े वाला होगा वो आपका फॉर्म भरेगा, आपने उसे सारी डिटेल्स दे दी और वो अगर भरेगा तो हो सकता है वो अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल दे, और क्या होगा उससे क्या होगा कि जो रिफंड आएगा 400 रुपये का वो उसके अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर या अपने पेरेंट्स का या किसी का भी दे सकते हैं जिससे आप पैसा वापस रिटर्न आ जाए। तो यहाँ पर अपना नाम, अकाउंट नंबर और सारी चीज़ें आप भर के दे देंगे। ठीक है, ताकि 400 रुपये बहुत होते हैं वो आपके अकाउंट में रिफंड आ जाए। तो चलिए इसे पहले हम फिलअप कर लेते हैं। आपको यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स डाल देनी है। यहाँ पर देखिए सारी डिटेल्स भरने के बाद जब आप IFSC कोड डालेंगे तो यहाँ पर कंफर्म पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस यहाँ पर शो करने लगेगा। ठीक है, तो जब ये शो करने लगे और आप अगर इस एड्रेस से परिचित हो, यानी आपके ही बैंक का एड्रेस आ रहा हो, तो आप समझ लीजिए कि ये आपका अकाउंट नंबर वगैरह सही है। इसे हमें सेव करना है और आगे की ओर बढ़ना है। एक बारी फिर से आप चाहिए तो चेक कर लीजिएगा और आगे की ओर बढ़ जाएंगे। यहाँ पर देखिए अदर डिटेल्स सेव सक्सेसफुली बता चुका है। नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या क्या भर लिया है, पर्सनल डिटेल भर लिया है, अदर डिटेल्स भर लिया है। अब हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भरना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका मैट्रिकुलेशन का आएगा पहला, और उसके बाद कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे हम देखेंगे धीरे धीरे करके। तो यहाँ पर देखिए पहला डॉक्यूमेंट जो आपको रेडी रखना है वो आपका आधार कार्ड रेडी रखना है, क्योंकि स्टार्ट में जब आधार कार्ड मांगा गया था। ठीक है, तो आधार कार्ड आपको, अगर आप साइबर कैफ़े भी जा रहे हो तो आधार कार्ड लेके जाइए। नॉर्मली तो सबके फ़ोन में होता है। दूसरी डिटेल देखिए, अकाउंट्स की डिटेल पूछी गई थी तो अकाउंट नंबर, अकाउंट पे किसका नाम है, उसका IFSC कोड, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तीसरा यहाँ पर देखिए बताया गया है कि मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट जो होती है वो आपके पास होगी। फ़ोन में बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिसे हमें क्या करना है, स्कैन करके रख लेना है। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें जब आप स्कैन कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर आके इसे फिलअप करना है। अब मैट्रिकुलेशन सभी को पता है, स्टेट जिस भी स्टेट से आपने किया होगा वो स्टेट का नाम लिखना है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यानी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है जहाँ से आपने पास किया हुआ है, अभी आप जो करंटली रह रहे हैं वो वाली नहीं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये जहाँ से आपने 10th की है वो लिखना है। कौन सा बोर्ड है वो आपको लिखना है। ठीक है, CBSE है, ICSE है या कौन सा बोर्ड है उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी लिखनी है। अब यहाँ पर देखिए स्टेट, माफ़ कीजिए, डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, यानी कौन से दिन पर रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था ये भी हमें लिखना है। रोल नंबर यहाँ पर भर लेना है हमें, अच्छे से भरिएगा रोल नंबर, गलती नहीं करनी है रोल नंबर में। यहाँ पर देखिए अपलोड वैलिड मैट्रिकुलेशन या SSLC सर्टिफिकेट के बारे में बोला गया है।
यहाँ पर क्या करना है हमें, वैलिड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या एसएसएलसी, एसएसएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है, सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यहाँ पे अपलोड करना है। तो अब यहाँ पे आप वो चीज़ें अपलोड कर देंगे। यहाँ पर देखिए जो मैंने अपलोड किया है वो जेपीजी में है, उसे हमें किस में अपलोड करना है, उसे हमें अपलोड करना है पीडीएफ फाइल में। तो इसे हम पहले पीडीएफ कर लेंगे, उसके बाद अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको नोटिस करने वाली है कि आपको टाइम बचाना है, तो जो भी चीज़ें आप स्कैन कर रहे हैं उसे पीडीएफ में सेव करें, ताकि पीडीएफ में सेव करने से क्या होगा कि जब आप अपलोड करेंगे तो डायरेक्टली वो एक्सेप्ट कर लेगा। अब यहाँ पर मैंने जो अपलोड किया वो जेपीजी यानी इमेज फाइल थी, तो उसे इसने एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है, इसलिए हमें क्या करना है, पीडीएफ बना लेना है। चलिए पहले पीडीएफ अपलोड कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे हम लोग। मैक्सिमम साइज़ देखिए यहाँ पर 500 KB या उससे कम की होनी चाहिए। ठीक है, इसे सेव कर लेंगे। आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर ही ऐड करके देखिए हमें क्या करना है, वो दूसरा क्वालिफिकेशन क्या होगा, यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखिए सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने बैचलर डिग्री को सिलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि बैचलर ग्रेजुएशन के लेवल पे एनटीपीसी की पोस्ट है, तो वहाँ पर हम ग्रेजुएशन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर डिसिप्लिन हमें सिलेक्ट करना है, बैचलर डिग्री फिर से आ रही है। सब स्ट्रीम यहाँ पर हम लिखेंगे, जो भी आपकी स्ट्रीम रहेगी वो आप डाल देंगे। कौन से स्टेट से आपने किया हुआ है वो यहाँ पर हमें लिखना है। आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या होगी, कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। ग्रेजुएशन के जो आपके सर्टिफिकेट होंगे वहाँ पर आपको डेट भी लिखी होगी, तो आप डेट जाकर चेक कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर पूछा गया है कि आपको टाइपिंग आती है क्या, इंग्लिश या हिंदी में। तो सभी को यहाँ पर यस ही करना है, क्योंकि टाइपिंग तो सभी को मोस्टली आती ही है। यहाँ पर सर्टिफिकेट के बारे में नहीं पूछा गया है, सिर्फ यस और नो पूछा गया है। तो मोबाइल पे वैसे भी लोग टाइप करते हैं या चैट करने के लिए, तो ऑब्वियसली आती ही होगी। तो यहाँ पर यस करेंगे। और अगर आपका कोई क्वालिफिकेशन है तो मोस्टली 10th और यहाँ पर ग्रेजुएशन मुझे लग रहा है इतना सफिशिएंट होगा। किसी चीज़ को एडिट करना है तो यहाँ पर आप जाकर उसे एडिट कर सकते हैं। ये जो पेंसिल का निशान है, अगर आप उसे हटाना चाहते हैं तो वो भी हटाकर आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपने सारी चीज़ें कर ली है तो फिर हमें नेक्स्ट क्लिक करना है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी अपडेट हो चुका है। अब अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स भी कर सकते हैं हम। डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड शुड बी लेजिबल व्हेन प्रिंट आउट इट्स सेकंड, यानी आपको क्या करना है कि जो डॉक्यूमेंट आपने 10th के अपलोड किए थे, मैट्रिकुलेशन के अपलोड किए थे, वो आपको एक बार यहाँ पर जो आंख बनाई हुई है वो क्लिक करके देख लेना है कि दिख रहा है या नहीं। यानी अगर वो प्रिंट कर रहे हैं यहाँ से तो उनको प्रॉपरली क्लियरली दिखना चाहिए, उसमें सारी मेंशन की हुई चीज़ें। तो एक बार आप यहाँ पर व्यू पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपसे फ़ोटो वगैरह अपडेट करने की बात की गई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास वाइट बैकग्राउंड वाला पासपोर्ट साइज पिक्चर नहीं है तो उसे कैसे क्रिएट करना है, यहाँ पर ही स्क्रीन के बीच में ही एक छोटा सा वीडियो चलेगा, उसे आप देख के अपने फ़ोन में ही अपने पिक्चर को एडिट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें किसी भी फ़ोटो से अगर बैकग्राउंड हटाकर उसे वाइट बैकग्राउंड करना है तो हमें सबसे पहले 2 ऐप्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक है एडोब एक्सप्रेस और एक है पिक्सालैब। ठीक है, इन दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए ये जो ऐप है जिसे मैंने ओपन कर दिया है, इसमें आपको क्या करना है, आपकी जो भी कोई पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगी उसका पहले से आप एक फ़ोटो लेकर रखिएगा। उसका हम क्या करेंगे, जो जिस किसी भी कलर का वो बैकग्राउंड है उसे वो रिमूव कर देगा। तो जैसे ही आप ऐप ओपन करेंगे, यहाँ पर देखिए एक आइकन दिखाई दे रहा है जिसमें शूज़ बना हुआ है, उस पर हम क्लिक कर लेंगे। उस पर क्लिक करते ही हम देखेंगे यहाँ पर हमें मीडिया पिकर बोल रहे हैं, यानी हमें फ़ोटो चूज़ करनी है जिसका हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो इसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। पहले इसका बैकग्राउंड रेड कलर का था। अब इस फोटो को मैं क्या करूँगा, नीचे डाउनलोड कर लूँगा। अब ये डाउनलोड होने के बाद ये फ़ोटो मेरी गैलरी में चली जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, दूसरा ऐप जो पी लिखा हुआ है, पिक्सालैब है, इसे ओपन कर लेना है आपको। अब यहाँ पर देखिए न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे हम डिलीट कर लेंगे। ऊपर कॉर्नर में देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, उसे डिलीट कर लिए हैं। डिलीट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे जो 2 स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे।
और यहाँ पर कलर का जो ऑप्शन है उसे क्लिक करने के बाद कलर पर जाएंगे। कलर पे जाकर हम यहाँ पर एकदम वाइट बैकग्राउंड चूज कर लेंगे। वाइट बैकग्राउंड चूज करके यहाँ पर टिक पर क्लिक करेंगे और अब क्या करेंगे, ऊपर जो प्लस का साइन बनाया हुआ है उसमें जाकर फ्रॉम गैलरी से हम एक पिक्चर चूज कर लेंगे जिसका हमने बैकग्राउंड हटाया हुआ है। तो वो पिक्चर ये वाली है, इसे हमने चूज कर लिया। आप यहाँ पर साइज सेलेक्ट कर सकते हैं कितनी साइज का चाहिए और ये क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ये फोटो की बैकग्राउंड पूरी की पूरी वाइट हो चुकी है। ठीक है, अब इसे बस क्या करना है, ऊपर सेव का ऑप्शन है उसमें सेव पर क्लिक करेंगे। सेव एज इमेज, यहाँ पर इसे हाई या वेरी हाई नहीं रखना है, मीडियम में ही रखेंगे क्योंकि हमें साइज इसकी कम करनी पड़ेगी। तो उस साइज को कम करने के लिए भी ऑनलाइन बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास, वहां से हम इसे चूज कर सकते हैं। आपने देखा कि कैसे वाइट बैकग्राउंड सेटअप करके वीडियो बनाया जाता है। अब वो वीडियो बनाने के बाद आपको उसे अपलोड करना है। यहाँ पर देखिए ब्राउज पे जाएंगे, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो आपने वीडियो बनाया हुआ है, जो सेव किया हुआ है, वहां से आपको उठा लेना है। अब यहाँ पर देखिए जो मैंने फाइल अपलोड करने का ट्राई किया है उसकी साइज 30 केबी से 70 केबी के बीच नहीं है। तो आपको क्या करना है कि ऑनलाइन ही बहुत सारे फाइल कंप्रेस करने वाले यानी साइज छोटी करने वाले एप्लीकेशंस या वेबसाइट टूल्स मिल जाते हैं। ऑनलाइन आप जाके उसे चेंज कर सकते हैं यानी उसका साइज रिड्यूस कर सकते हैं। तो वो आप फटाफट कर लेके फिर से सेम जगह पे अपलोड कर। एक बारी फिर से हम ब्राउज कर लेते हैं इमेज, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर देखिए बोला गया है कि जो भी इमेज आपकी दिख रही है उसे सेलेक्ट कर लेना है, टिक कर देना है और इस तरीके से आपकी इमेज अपलोड हो जाएगी। ठीक है, दूसरा सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, सेम उसका भी साइज 70 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30 केबी से कम नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये 30 केबी से कम हो गया है। चलिए इसे भी कंप्रेस करके मैं फिर से आता हूँ। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पर हम सेव कर लेंगे। यहाँ पर देखिए लिख कर आ गया है कि प्रोफाइल फोटो एंड सिग्नेचर अपडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर सारी चीज़ें हमने कर ली है, पर्सनल डिटेल्स, अदर डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोफाइल डॉक्यूमेंट जो थे यानी हमारे फ़ोटो और सिग्नेचर। अब यहाँ पर प्रेफरेंस के लिए हमें भरना है। प्रेफरेंस में देखिए हमें ये चीज़ें चेक करनी है कि कौन सा पोस्ट का प्रेफरेंस फर्स्ट देना है। जिसे आप फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ राइट साइड में आपको दिखने लगेगा, पहला, फिर दूसरा, तीसरा, उस तरीके से आपको यहाँ पर दिखने लगेगी। अब यहाँ पर देखिए जोन वाइज भी दी हुई है। ठीक है, तो ये आप खुद से डिसाइड करें या किसी एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं या फिर आपको जहाँ पे भी सिलेक्ट करना है उस हिसाब से आप इसे कर सकते हैं। तो ये हम सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आगे की ओर बढ़ना है हमें। यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें जो लिखी हैं ये यानी मैंने जो भी प्रेफरेंस दिया है वो मैंने अच्छे से चेक कर लिया हुआ है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। तो चलिए पहले प्रेफरेंस भर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ये सारे देखिए प्रेफरेंस भरने के बाद हम यहाँ पर टिक करेंगे कि मैंने सारी चीज़ें अच्छे से देख ली है, मैंने जो भी भरा है मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर फिर हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि यहाँ पर सर्जरी वगैरह के बारे में बोला गया है। अगर आपकी हुई है तो यहाँ पर टिक ना करें, अगर नहीं हुई है तो टिक करना है। अब यहाँ पर लिखा है ना, आई हैव नॉट अंडरगॉन लसिक सर्जरी और एनी सर्जिकल प्रोसीजर टू करेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर, यानी कुछ विजन से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके लिए सर्जरी नहीं करवाई है तो टिक करना है, अगर करवाई है तो टिक नहीं करना है। ओके, अब यहाँ पर भी टिक करना है कि जो सारी इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है, वो रॉन्ग नहीं हुई है। अब यहाँ पर प्लेस लिख देना है आपको, जो भी प्लेस है आपका जहाँ से भी भर रहे हैं वो लिख देना है। यहाँ पर राइट में आपका सिग्नेचर आपको दिख जाएगा। एक बार ही आपको सेव कर लेना है। ये जब सेव करेंगे तो पोस्ट प्रेफरेंस सेव सक्सेसफुली दिख जाएगा। उसके बाद आपको एक बार प्रीव्यू ले लेना है। प्रीव्यू में आपके यहाँ पर पिक्चर्स दिख जाएंगे, आपके सिग्नेचर दिख जाएंगे, नाम, बाकी सारी चीज़ें जो आपने फुलफिल की होंगी वो दिख जाएगा। यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स जो हैं, एड्रेस है आपका, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। क्वालिफिकेशन आपको मैट्रिकुलेशन तो कंपलसरी है, उसके बाद ग्रेजुएशन का आपको भरना है। ठीक है, उसके बाद सारी डिटेल्स एक बार आप अच्छे से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिख जाएगा। उसके बाद आपने जो सारी चीज़ें टिक की हुई है वो यहाँ पर दिख जाएगी। पहला देखिए जो हमने टिक किया था कि आई एम नॉट करेंटली डिबार्ड फ्रॉम एनी आरआरबी, यानी हम मुझे डिबार नहीं किया गया है। दूसरा, लासिक सर्जरी नहीं हुई है। आई हैव एक्सरसाइज एंड चेक्ड माई ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, मैंने प्रेफरेंस चेक कर लिया है जो भरा है। मैंने आरआरबी को
फाइनल स्कोर शेयर करने के लिए, बाकी और भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को अलाउ किया है, ठीक है। कुछ अगर हमारे लायक वहाँ पर आता है तो स्कोर शेयर करके हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर, आई मीन पांचवा यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा, जो मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो सारी करेक्ट है। अब यहाँ पर भी एक बार आपको टिक करना है कि मैंने एक बार दोबारा सारी चीज़ें चेक कर ली है, सब कुछ यहाँ पर सही है। अगर आपने कुछ गलत दिख रहा है तो एडिट पर जाएंगे, अदरवाइज सबमिट पर जाकर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑनलाइन सब, अगर आपने यहाँ पर सबमिट कर दिया तो यहाँ पर बोल रहा है कि करेक्शन करने के लिए नहीं मिलेगा, बट आपको जैसे कि पता है 10 दिन के लिए विंडो ओपन होगी, उसमें आप कुछ चीज़ें करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट कर देना है। अब फाइनल सबमिट करने के बाद अब यहाँ पर आ जाएगी आपकी पेमेंट की डिटेल्स बताने को, ठीक है। तो ये सारी देख लीजिए कि 500 रुपये जनरल कैटेगरी के हैं। यहाँ पर आपको पे करना है, पे विथ, इस पर क्लिक करेंगे हम। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपको कैसे पे करना है, यूपीआई से करना है, कार्ड है आपके पास, नेट बैंकिंग है, किस तरीके से पे करना है आप उसे पे कर सकते हैं। अब यहाँ पर मोस्टली लोग यूपीआई से ही पे करेंगे क्योंकि बहुत ही एक आसान माध्यम होता है पे करने का। तो पेमेंट वगैरह करके उसके बाद हम यहाँ पर वापस आते हैं। जैसे ही आपका देखिए पेमेंट सक्सेसफुल होगा, यहाँ पर देखिए आपको सारी डिटेल्स बता दी जाएंगी कि पेमेंट सक्सेसफुल करके ग्रीन टिक आ जाएगा आपके ऊपर, आपके नाम के सहित नंबर, ईमेल आईडी, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, कितने आपने पे की है वो आ जाएगा, स्टेटस आपका पेड आएगा। यहाँ पर आपको अगर इसका प्रिंट लेना है तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। मैं तो कहूँगा प्रिंट लेकर रख लीजिए ताकि फ्यूचर में काम आ सके। अगर अब यहाँ पर सारी चीज़ें आपने कंप्लीट कर ली है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपने अपलोड कर दिए हैं, पेमेंट आपने यहाँ पर डन कर दी है। अब यहाँ पर आपको करने के लिए कुछ है नहीं, बस आप ये जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन हिस्ट्री, इस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस बता दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए पेमेंट स्टेटस कंप्लीटेड दिखा रहा है, पेमेंट नाउ या वेरीफाई पेमेंट कुछ डिसेबल कर दिया गया है, यहाँ पर आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ऑलरेडी पेमेंट डन हो चुकी है। व्यू एप्लीकेशन, ये जो आंख बनाई हुई है यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि आपने जो चीज़ें भरी हैं, आपका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस और बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। इसका आप एक प्रिंट लेकर रख सकते हैं। ये देखिए प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन लास्ट में आएगा, इसे प्रिंट कीजिए। ये आपका फॉर्म हो गया है, इसे आपको प्रिंट करके रख लेना है और एंड तक आपको इसे बनाकर, इसे हम सेव कर लेते हैं। बस यही आपका एक आखिरी स्टेप है, इसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, सारी चीज़ें भरी जा चुकी हैं। आपको मैसेज या ईमेल आ जाएगा कि आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपने पेमेंट कर दी है, पासवर्ड आपने जो बनाया था वो आपको याद रखना है। फिर से अगर कभी लॉगिन करना हुआ डिटेल्स चेक करने के लिए कि क्या गलती कुछ की है, वैसे ऐसे अगर आप भरेंगे तो कुछ गलती की गुंजाइश बचती नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और जो चीज़ें मैंने बताई है उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर गलती नहीं करनी है हमें, फॉर्म कैसे फिलअप करना है हमें, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि कोई और भी ये गलती ना कर सके। एक सुझाव ये होगा कि खुद से ही फॉर्म भरें, किसी भी ऑनलाइन यानी साइबर कैफ़े वाले के ऊपर भरोसा ना करें, खुद से फॉर्म भरें, अकाउंट डिटेल्स अपनी अच्छे से डालें, एटलीस्ट 400 रुपये जो रिफंड आने वाले हैं वो आपको मिले पहला एग्ज़ाम देने के बाद, यानी सीबीटी 1 देने के बाद। और ये तो हो गई फॉर्म फिल करने की डिटेल्स, और यही जो आरआरबी से रिलेटेड जीएस और जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे उसकी सीरीज में लेकर आऊँगा, हर एक टॉपिक वाइज, यानी पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही बहुत सारी सीरीज मैं आपको लेकर आने वाला हूँ। आप मेरे चैनल पर देख ही सकते हैं कि एसएससी के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, स्पोर्ट्स के भी काफ़ी सारे वीडियो बनाए हुए हैं और उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ भी रहे हैं। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। ये फॉर्म की डिटेल्स के बाद और भी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो वो भी मैं आपको वीडियो बना के शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को हेल्पफुल हो सके, ठीक है। तो यहाँ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।